सुप्रभात बच्चों। तो हम इससे पूर्व पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ लिया था गद्य पाठ 1, गद्य पाठ 2 भी पढ़ चुके हैं, लेकिन उस समय आपको नोट्स नहीं भेजे थे मैंने। नोट्स आप लोगों को जुलाई में ही गए हैं, तो एक बार फिर से इस पाठ को हम पढ़ लेते हैं जिससे कि नोट्स आपको अच्छे से समझ में आए। लेकिन मतलब बहुत अच्छा डीपली नहीं पढ़ेंगे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं पाठ को। पाठ का नाम है लहासा की ओर। राहुल सांकरनाथ इसके लेखक हैं। उन्होंने बताया है अपना कि उनकी पहली जो लहासा की ओर जो गए थे वो तिब्बत के मार्ग से, वो उस रास्ते के बारे में उन्होंने यात्रा संस्मरण है, उस यात्रा को याद करते हुए लिखा है। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिलंगपोर का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल की नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत आया जाए। तो बता रहे लेखक जिस रास्ते से वो गए थे वो तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता था और हिंदुस्तान की सारी चीज़ें भी इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था। ये केवल बिजनेस के लिए ही नहीं इस मार्ग का प्रयोग करते थे, बल्कि सैनिकों के लिए भी यही रास्ते का प्रयोग होता था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए हैं, और इसीलिए क्योंकि वहाँ से सेना भी जाती थी, जगह जगह पर चौकियाँ और किले यानी उनके विश्राम करने के लिए बने हुए हैं, जिसमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। इसमें चीनी पलटन में चाइना की सेना रहती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। कह रहे हैं वहाँ पर हालांकि कुछ ऐसे भी रास्ते हैं जहाँ पर कि किसानों ने अपना घर बना लिया, वो घर आबाद है, नहीं तो इन किलों के अलावा ये रास्ता जो है वीरान सा ही है। ऐसा ही परितज्ञ एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। कह रहे कि एक ऐसा ही परितज्ञ यानी एक ऐसी त्यागा हुआ किला था जिसमें कि लेखक अपनी यात्रा के दौरान चाय पीने के लिए रुके थे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं, तो कुछ आराम की बातें भी। लेखक बता रहे हैं कि तिब्बत में क्योंकि वहाँ के जो लोगों के रहन सहन का तरीका है, वहाँ के जो आचार विचार हैं, उसके हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पर कुछ लोगों के लिए कुछ तो आराम की बातें हैं और कुछ कठिनाई भी है। वहाँ जाति पात छुआछूत का सवाल ही नहीं है और ना औरतें पर्दा करती हैं। लेखक को जो एक बात वहाँ की बहुत अच्छी लगी वो ये है कि वहाँ पे जात पात का भेदभाव नहीं है, छुआछूत को नहीं मानते हैं वो लोग, और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ की औरतें पर्दा नहीं करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। तो क्योंकि किसी तरह का छुआछूत नहीं है, भेदभाव नहीं है और पर्दा प्रथा भी नहीं है, इस कारण बहुत सभी लोग जो है दूसरों घर के अंदर तक जा सकते हैं। बस किन लोगों को जाने के लिए अनुमति नहीं है जो कि निम्न श्रेणी के भीख मंगे हों, यानी जो बहुत ही ऐसे लोग लगे हैं कि बिल्कुल भीख मांगने वाले हैं और वो भी बहुत ऐसे मैले कुचले कपड़े वाले हों जिनसे कि थोड़ा डर भी लगे। बस उनके अलावा बाकी कोई भी आप बिल्कुल अगर नए भी हैं, अजनबी भी हैं, तो भी आप किसी के घर के अंदर भी जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, यानी आप अगर उनको ना भी जानते हो कि किसका घर है, हम ऐसे कैसे चले जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर बिल्कुल अपरिचित होने पर भी आप किसी के घर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। और कह रहे हैं कि अगर आपको यात्रा के दौरान बहुत ठंड परेशान कर रही है, आपको चाय पीने का मन है, तो आप किसी के भी घर के अंदर चले जाइए। वहाँ पर जो भी आपको वहाँ उस घर में महिला मिले, चाहे वो सास की उम्र की हो यानी चाहे बुज़ुर्ग महिला हो या नई उम्र की महिला हो, बहू की उम्र की हो, आप उसको चाय की पत्ती दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। आप उसको पूरा सामान देकर चाय बनाने के लिए कह सकते हैं। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोनी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। मतलब पूरी चाय आपको तैयार करके मक्खन वगैरह डाल के वो लोग पीते होंगे, वो सब डाल के आपको बिल्कुल तैयार करके दे देगी, एक केटली में दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौड़ी में चाय मत कर ला सकते हैं। यानी कि अगर आपको उस पर विश्वास नहीं है कि आपने जितना मक्खन दिया है चाय में डालने के लिए वो मक्खन अपने लिए थोड़ा बचा के रख लेगी, पूरा नहीं डालेगी, तो आप उससे रसोई पूछ सकते हैं और उसकी रसोई में जाकर खुद ही चाय बना सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। या फिर एक उसका तरीका ये भी है कि आप ना तो पूरा मक्खन का आपको डर भी है कि नहीं पड़ेगा और ना आप खुद स्वयं जाना चाह रहे हैं बनाने के लिए, तो एक तरीका ये भी है कि आप उसको खौलाने के लिए दे दीजिए बाकी चीज़ें। जब बनकर आ जाए तो आप अपने पास से ही नमक और मक्खन डाल दीजिए आवश्यकता के अनुसार, यानी आपको भी नहीं जाना पड़ेगा और चाय आपको मिल भी जाएगी। परित्यज्य चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। लेखक बता रहे हैं कि हम चाय पीने के बाद में जब वहाँ से चले तो एक आदमी आया जो कि राहदारी
पहले मैंने आपको बताया था रोड टैक्स मांगने के लिए आया। हमने वह दोनों चिट्ठियाँ उसे दे दी और लेखक कह रहे हैं कि हमने पहले से ही पूरे रास्ते के लिए स्लिप बनवा ली थी, तो हमने वही स्लिप उसको दिखा दी। शायद उसी दिन हम थोड़ला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए और कह रहे हैं कि हमारे जो जहाँ थोड़ला हमारी इस समय मंजिल थी, उसका जो लास्ट गांव था हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। लेखक के साथ उनके मित्र भी थे जिनका नाम था सुमति। उनकी जान पहचान के लोग इस गांव में थे, तो इसलिए हालांकि ये लोग भिखमंगे के वेश में यात्रा कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनको सुमति की जान पहचान के कारण ठहरने रात बिताने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद हम उसी रास्ते से लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्रा के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी। लेखक अपनी एक और यात्रा को याद करते हुए कहते हैं कि हमने इस यात्रा के 5 साल बाद एक यात्रा की थी जिसमें कि हम बिल्कुल भद्र पुरुष के यानी जेंटलमैन के रूप में थे, भिखमंगे नहीं थे और घोड़ों पर सवार होकर आए थे। फिर भी हमें वहाँ पर रुकना था, लेकिन किसी ने भी हमको रात में रुकने के लिए जगह नहीं दी और हम गाँव के एक सबसे गरीब झोंपड़े में ठहरे थे। तो जब किसी ने हमें अपने घर में ठहरने के लिए जगह नहीं दी, स्थान नहीं दिया, तो एक बहुत झोपड़ा ऐसा था गांव में, बहुत गरीब, किसी गरीब का झोपड़ा होगा, उसमें हमने रात बिताई थी। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छड़ पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। और लेखक कह रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि हम भद्रवेश में थे फिर भी हमको जगह नहीं मिली। इस सब का कारण है लोगों की मनोवृत्ति यानी सोचने का तरीका, उनकी मेंटलिटी कैसी थी। क्योंकि क्या होता है, वहाँ पर ठंड होती है तो लोग अपने आप को गर्म रखने के लिए शाम को मदिरा पान करते हैं, जिसे छड़ कहते हैं, वहाँ पर मदिरा की तरह एक पेय पदार्थ होता है, उसको पी लेते हैं तो उनको होश आवास नहीं रहता, यानी नशे में आ जाते हैं। फिर उनको ध्यान नहीं रहता कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उस समय उनके मन में जो आता है वो कह देते हैं। तो शायद ये कारण रहा होगा कि हमको उस समय ठहरने के लिए अच्छी जगह नहीं मिली। अब हमें सबसे विकट डांडा थोड़ला पार करना था। लेखक कह रहे हैं कि हमारे सामने अब सबसे बड़ी समस्या थी कि हमें थोड़ला पार करना था। थोड़ला जो था बहुत बड़ा डांडा होता है, मतलब ऐसे स्थान जो कि बिल्कुल निर्जन होते हैं, जहाँ पर बहुत कम लोग दिखते हैं, तो उसे पार करना एक विकट समस्या हमारे सामने खड़ी हुई थी। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। कह रहे हैं कि डांडे जो हैं तिब्बत में जगह जगह पर हैं और इन जगहों पे सबसे ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि बिल्कुल निर्जन स्थान होते हैं, कोई आपको आता जाता नहीं दिखेगा, तो कोई भी दुर्घटना आपके साथ हो सकती है, इसलिए इन जगहों पर बहुत डर लगता है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। एक तो इन डांडों की ऊंचाई इतनी ज़्यादा होती है, 16-17 हज़ार फीट होती है समुद्र तल से, तो इतने निर्जन होते हैं कि दोनों तरफ कोई भी मीलों तक गांव गिराव नहीं होते, नहीं कोई गांव नहीं होता, इसलिए लोग भी नहीं मिलते हैं। तो इसलिए ये जगह जो होती है बहुत परेशानी देने वाली होती है। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता, और नदी जो है वो बिल्कुल एकदम कहीं भी मुड़ जाती है, पहाड़ भी ऐसे हैं कहीं भी दिखाई देते हैं, तो मतलब जो मोड़ हैं वहाँ के ब्लाइंड टर्न जिसे कहते हैं उस तरह के हैं, तो आपको कोई भी आदमी दिखाई नहीं देता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है और इन जगहों पर डाकुओं का खतरा ज़्यादा रहता है, क्योंकि डाकू क्या करते हैं, इन जगहों पर आराम से छुप कर बैठ जाते हैं। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सज़ा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। कह रहे हैं कि तिब्बत में वैसे भी पुलिस वगैरह का में वहाँ पर तक कानून नहीं है इन चीज़ों के लिए, तो एक बार को अगर कोई आदमी किसी आदमी का गांव में खून हो जाए तो हो सकता है खूनी को सज़ा दें, लेकिन अगर इन डांडों में किसी आदमी का खून हो गया है तो उसके लिए पुलिस के लोग कोई परवाह नहीं करते, सज़ा देना कोई आवश्यक नहीं होता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर इतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। क्या कारण है इसका कि एक तो खुफिया पुलिस वहाँ पर है ही नहीं और पुलिस पर भी इतना खर्च नहीं करती है सरकार वहाँ की, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो लोग कुछ करना भी चाहें तो गवाही देने वाला कोई नहीं मिलता जिसके बिना पर उन लोगों को न्याय दिलाया जा सके। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं, तो क्योंकि वहाँ पर डाकू छुपे बैठे रहते हैं और डाकुओं को भी अपनी जान का खतरा रहता है कि जो यात्री आ रहा है अगर इसके पास कोई हथियार होगा तो हमें मार देगा, तो वो सबसे पहले आदमी को मार डालते हैं, यानी बिल्कुल आदमी के पास भले ही पैसा ना हो फिर भी पहले उसको मार डालेंगे, तब उसकी तलाशी लेंगे इसके पास क्या है लूटने के लिए, तो उनको डकैत क्या करते हैं, पहले आदमी को मार डालते हैं।
हथियार का कानून ना रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं और हर एक के पास में हथियार रहता है, क्योंकि वहाँ पर हथियार का कोई कानून नहीं है। जैसे अपने यहाँ है कि आपके पास जब तक लाइसेंस नहीं होगा आप बंदूक नहीं रख सकते, कट्टा नहीं रख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसा नियम नहीं था। इसलिए हर एक अपनी बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास हथियार रखता ही है। डाकू यदि जान से ना मारें तो खुद उन्हें अपने प्राणों का खतरा है। तो डाकू इसीलिए मार देते हैं क्योंकि उसको पता होता है कि जो इतने विकट डांडे में व्यक्ति आ रहा है वो कुछ ना कुछ सुरक्षा के इंतजाम से ही आ रहा होगा, इसके पास ज़रूर कोई ना कोई हथियार होगा। इसलिए वो अपने बचाव में सबसे पहले उस व्यक्ति को मार डालते हैं, फिर लूटते हैं। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंडला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुची कुची करके 1 पैसा करके भीख मांगने लगते। लेखक कह रहे हैं कि हमने भी बहुत समझदारी से काम लिया था। सुमति ने सारी बातें पहले ही बता दी थी, तो हम लोग बिल्कुल एकदम भिखमंगे की तरह चल रहे थे। यानी कोई डाकू अगर हमको देखता भी तो उसको ये विश्वास ही नहीं होता कि हमारे पास कुछ है भी, क्योंकि हम बिल्कुल भिखमंगे की तरह कपड़े पहने हुए थे। और हमने एक नाटक करना सीख लिया था कि अगर हमको कोई लगता भी कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है तो उसको देखते ही हम अपनी टोपी उतार कर उसके सामने फैला देते थे टोपी को और भीख मांगने लगते थे। कुची कुची 1 पैसा, वहाँ ये कहकर भीख मांगते होंगे, तो हम ये कहने लगते थे जिससे कि वो हमें मारने के बारे में सोचे ही ना। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते। तो कह रहे कि हमने इस समस्या का समाधान तो कर लिया था कि हमें डाकुओं का डर नहीं था, लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि पहाड़ बहुत बिल्कुल ऊंची चढ़ाई थी जिस पर कि हमको अपना सामान भी अपने आप ही लेकर चलना था और बहुत दुर्गम स्थान था जिसको भी पार करना था। और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। और जहाँ हम रुके हुए थे इसके बाद जो अगला पड़ाव आता जहाँ हम ठहर सकते थे, थोड़ा आराम कर सकते थे, वो 16-17 मील के करीब था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। तो लेखक कह रहे हैं कि मैंने अपने मित्र को सलाह दी कि यहाँ से घोड़े कर लेते हैं, घोड़े वहाँ पर मिलते होंगे वाहन के रूप में, तो घोड़े कर लेते हैं जिस पर कि अगर बैठ भी जाएंगे अपन और उतरेंगे तो थोड़ी देर सामान तो रख ही सकते हैं। तो इस तरह से यात्रा का जो कठिनाई है उसको आराम से किया जा सकता है। इससे आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे इसको।